तो मैं खेत में आपके साथ पूरे दिन काम इस समय भी कर सकता हूं। तो मैं किसान के नाते आज जो चर्चा करूंगा भाषण की नहीं, ये प्रैक्टिकल है जो मैंने व्यवहारिक अपने खेत में किया। और जिस खेत में किए व्यवहारिक विषय को मैंने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया, उसके बाद गुजरात में किया और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों ने जिस तेजी से इस विषय को अपनाया है, वो विषय आज आपने निश्चित रूप से यदि सुनेंगे, और मजे की बात यह है, ये इतना आकर्षक है, इतना आनंद आपको आएगा, बिल्कुल बोर आप नहीं होंगे, कतई बोर नहीं होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाता रहा हूं, और वो अध्यापक किस काम का जिसकी क्लास में बालक बोर हो जाएं, छात्र बोर हो जाएं। तो 35 साल में विद्यार्थी पढ़ाता रहा हूं और अब मैं किसानों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आपको अब अपना विषय, यहां से हुई घटना, मैं गुरुकुल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जिसमें 1,500 बच्चे 14 स्टेट के मेरे पास पढ़ते हैं। और वो गुरुकुल ऐसा बन पाया, परिश्रम किया कि अभी वहां टेस्ट हुए हैं प्रवेश के लिए। मुझे 250 बच्चे लेने थे 5वीं से 11वीं तक, उसके लिए 9,500 बच्चे वहां के एग्जाम में बैठे। 9,500 बच्चे में से 250 बच्चे लिए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कितना ऊंचा पढ़ाई का स्तर है। IIT, PMT, NDA में 12वीं करते करते ही बच्चे चले जाते हैं। तो उस गुरुकुल में मैं 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहा, और अब भी मैं ज्यों का त्यों से जुड़ा हुआ पैटर्न हूं। वो पूरा आवासीय है, और वहां 200 एकड़ हमारी जमीन है, 200 एकड़। अब उस बच्चों के लिए जो भोजन की व्यवस्था मैं करता था, उसी खेत से मैं करता हूं। 350 मेरे पास गाय हैं, साहिवाल, कराठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, 8 तरह की ब्रीड में घोड़े हैं बच्चों की राइडिंग के लिए। तो मैं जो खेती करता था अपने खेत में, वो वही करता था जो आप और सब करते हैं। यूरिया, DAP, कीटनाशक, सब कुछ वही डालता था मैं अपने खेतों में, और वही अनाज, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी उन बच्चों को खिलाता था। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मेरे खेत का एक कर्मचारी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। गर्मी में कीटनाशक उसके दिमाग में चढ़ा और बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। दूसरा नौकर दौड़ा आया, उसने कहा जी अमुक कर्मचारी बेहोश हो गया। हम दौड़े गए, गाड़ी में उसको लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। 2-3 दिन में उसका जीवन तो बच गया। लेकिन इस घटना ने मुझे विचार दिया कि तेरे पास देश के 1400 मासूम बच्चे पढ़ते हैं, और जिस कर्मचारी ने कीटनाशक का छिड़काव किया, इसने उस कीटनाशक को ना तो पिया था न खाया था, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं इन बच्चों को इस जहर को दाल में, साग में, सब्जी में, फल में सीधा जहर डलवा करके इन बच्चों को खिला रहा हूं। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं ये जहर अपने पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, और मैं सीधा एग्रीकल्चर विभाग के ऑफिस में गया। वहां कृषि विज्ञान केंद्र के एक डॉक्टर हरिओम जी मेरे परिचित थे, उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस रासायनिक खेती से
दूसरा कोई विकल्प है खेती करने का? तो उन्होंने कहा कि है। वो क्या है कि जैविक खेती है। मैंने उस जैविक खेती को समझा और मुझे जानकारी जैसे अभी मिली कि मध्य प्रदेश में बहुत से किसान जैविक खेती को कर रहे हैं और भारत के अलग अलग भागों में भी जैविक खेती की जा रही है। और पिछले 30-40 साल से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें इस पर बड़ा अनुदान भी देती हैं, सहयोग भी करती हैं और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा। तो मैंने भी वो काम शुरू किया। मैंने पिट बनाए, उनमें गाय का गोबर डाला, उसमें केचुआ जो प्रयोग होता, अर्थवर्म केचुआ कहते हैं ना, समझते हो ना, वो आयात किया जाता, वो केचुआ डाला खरीद करके, फिर उसको उलट पुलट करना पड़ता है। 1.5-2 महीने में खाद बनता, फिर वो छानना पड़ता, केचुए अलग और खाद अलग करना पड़ता है। ये सारे काम मैंने शुरू किए और मैंने पूरे खेत में नहीं किया, केवल 5 एकड़ में मैंने ये जैविक खेती शुरू की। अब पहले साल मैं सीधा रासायनिक से जब जैविक खेती में आया तो मुझे कुछ नहीं मिला, सारा कीट पतंग खा गए और कोई लाभ मेरे को जैविक खेती से नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहर की ओर नहीं जाना। मुझे पता था कि 1-2 साल दिक्कत आएगी। मैंने अगले साल फिर वही खेती की, जैविक खेती, और जैविक खेती में दूसरे साल मेरे को 50% बचा। 50% उत्पादन मेरा हुआ, लेकिन न तो मेरी लागत कम हुई, न मेरी मेहनत कम हुई। और तीसरे साल भी मैंने किया तो लगभग 80% उत्पादन मिला, लेकिन लागत कम मेरी नहीं हुई, मेहनत मेरी कम नहीं हुई। मैंने विचार किया कि जिस मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस व्यक्ति के पास है ही 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, और वो जैविक खेती में उसको हम सीधा प्रवेश कराएंगे, तो आज के महंगाई के जमाने में जिस किसान का पूरा परिवार पल ही 2-3 एकड़ पे रहा है और उसका पहले साल उत्पादन यूं घटेगा, दूसरे साल भी इस तरह से कम रहेगा और 3 साल तक पूरा नहीं होता, उसमें मेहनत कम नहीं होती। जैविक खेती में खरपतवार इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। गोबर की खाद में खरपतवार बढ़ता, उसको लेबर लगाने में बहुत लगती है। और उसमें जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, वो विदेश से लाया हुआ है। वो केचुआ कैसा है, वो 28 डिग्री से ऊपर तापमान में जिंदा ही नहीं रहता और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, वो बीमारियों का कारण भी बनता है और उसको खाद को बनने में 1.5-2 महीना भी लगता है। इतना लंबा प्रोसीजर, कभी उसको छानो, कभी गोबर को उसमें डालो, फिर उसको खेत में ले जाओ, फिर खरपतवार निकालो, और उत्पादन भी 3 साल पूरा नहीं मिलता, तो आम किसान इसे कैसे सहन करेगा? ये घाटे का सौदा है। मैंने विचार किया और अब मैं असमंजस में था कि मैं वापस रासायनिक की ओर जाऊं, अब इस जैविक खेती को करूं तो ये तो घाटे में ले जाएगी मेरे को। तो इस असमंजस में मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने निर्णय लिया कि दोबारा रासायनिक की ओर जाते हैं, लेकिन जितना जहर डालता हूं, जितना यूरिया डीएपी डालता हूं, उसे कम करूंगा डालना। यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते ईश्वर ने रास्ता दिखाया। एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का प्रचार करते थे, लगता है आप में उनसे परिचित लोग हैं, इसलिए उनकी ताली आपने बजाई। बहुत अच्छा, आए हुए हैं लोग। मारुति भाई आए हैं क्या? अच्छा, बैठे हैं। आपकी सेना आई है? हाँ, ये मुख्यमंत्री जी,
ये हमारे करीब 200 लोगों की प्रदेश में एक टीम है जो विशुद्ध वो खेती करती जिसकी चर्चा मैं आज करने लगा हूं आपके बीच में। और ये 200 लोग हमारे ट्रेनर बनेंगे और इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हम कराने वाले हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने आप 500 लोगों को इकट्ठा, 800 को यहां किया हॉल में, और पूरे प्रदेश में 101,65,000 लोग विधिवत बैठे हैं और अपने घरों में भी 9 लाख से ज्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम से में जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरा आग्रह, जो मुझे सुन रहे हैं, आज कृपया 1 घंटा जरूर निकालें। आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, एक नया चिंतन और सोच मिलने वाली है। तो मैंने अपने गुरुकुल में ऐसे 500 किसान बुलाए और पालेकर जी का शिविर लगाया। कॉपी पेन लेकर के मैं बीच में बैठा, 5 दिन मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। और वो ट्रेनिंग लेके मैंने क्या किया, वो जैविक खेती 5 एकड़ में जो करता था ना, उस 5 एकड़ से बिल्कुल नई 5 एकड़ मैंने जमीन ली जिसमें रासायनिक करता था। और फिर मैंने पालेकर की विधि से प्राकृतिक खेती उसमें शुरू की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने की विधि से। आधी अधूरी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, नियम तोड़ के करोगे नहीं मिलेगा। पूरे मनोयोग से, पूरी विधि से करोगे, पहले ही साल मेरे को उस रासायनिक खेती से आकर लगभग उतना मिल गया जितना रासायनिक खेती में मिलता था पहले ही साल। और दूसरे साल मेरा और बढ़ गया और तीसरे साल और बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, ये सारी जानकारियां आपको मैं अभी देने वाला हूं। तो मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा। जहर वाली खेती, उसका जो भविष्य है मेरे भाई और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है। एक समय था जब उसकी मांग जरूर थी, लेकिन इस समय मैं अपनी बात नहीं कह रहा, यूएनओ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें यूएनओ ने घोषणा की है कि अगले 50 साल के बाद यदि यूं ही यूरिया डीएपी डालते रहे धरती में, तो आने वाले 50 साल के बाद धरती कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगी। धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। यूरिया डीएपी डालते रहोगे, कुछ नहीं दे पाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट है। एक बात। नंबर 2, जिस समय भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, ये हरित क्रांति शुरू हुई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आजकल उत्तराखंड में है। और वहां जब वो प्रारंभ हुई तो उसमें एक डॉक्टर मैंने थे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और अमेरिका में पढ़ के आए, और इस मिशन से वो भी जुड़े। अभी उन्हीं डॉक्टर मैंने की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है कि जब हमने पंतनगर से हरित क्रांति का बिगुल बजाई देश के लिए, उस समय हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी नहीं अपितु पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% से ऊपर था। अब बोलो भाई, मेरे पीछे चुप नहीं रहना, मेरी क्लास में कितना था? 2.5% से ऊपर था ऑर्गेनिक कार्बन भारत की धरती का। और इस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 पे है। कितना है? 0.6 पे है। 2.5% से हमने ये प्रगति की कि उसको 0.6 पे ले आए।
और साइंस की भाषा में जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3456 है वो लगभग बंजर हो चुकी। भारत की यदि सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देखें तो अब 0.5 पे आ चुका है। यानी इसमें अब और ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा, और ज्यादा डीएपी डालना पड़ेगा, और ज्यादा बीमारी आएंगी, कीटनाशक डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि धरती की उपजाऊ क्षमता घटती चली गई, इतनी कमजोर हो गई धरती कि उसमें लागत किसान की बढ़ती जाएगी, उत्पादन घटता जाएगा। ये अभी दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ। आप याद करो, बोलना है आपने, जब हमारे बुजुर्गों ने रासायनिक खेती शुरू की तो प्रति एकड़ 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, वो 10-20 किलो, और उत्पादन बढ़ता था, हाँ या ना? बढ़ता था। अब एक एक एकड़ में 4-4, 5-5 बैग, थैले, कट्टे डालने पड़ते हैं। यूरिया बढ़ रहा और उत्पादन घट रहा, हाँ या ना? हो गया कि नहीं? आलू आप में कोई पैदा करता है क्या? आलू एक एकड़ में कितना यूरिया डीएपी डालते हो बेटे? 8-9 बैग एक एकड़ में डालते हो बेटा। एक एकड़ में 8-9 बैग यूरिया डीएपी के, और ऊपर से 3-4 कीटनाशक के स्प्रे। उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर के बिना बच सकता है क्या? ये आज स्थिति बन चुकी है, और ये हर चीज में बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण अभी मैं गुजरात में था, कैंसर स्पेशलिस्ट है वहां डॉक्टर जयेश जी पटेल, उन्होंने बताया कि केवल अहमदाबाद की रिपोर्ट है, अहमदाबाद ओनली, कि उनके यहां आंकड़े हैं हर 1 लाख व्यक्ति में से 300 लोग इस समय कैंसर से ग्रसित हैं। 1 लाख में से हर 300 लोग कैंसर से ग्रसित, और उनकी रिपोर्ट हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेल, पेनक्रियाज फेल, चर्म रोग, दुनिया भर के रोग। आज कोई भला मानस नहीं बचा जो कोई गोली दवाई खाए बिना जी रहा हो, सब बीमार हैं। आप याद करो, जब ये हरित क्रांति नहीं थी 40-50 साल पहले, उस समय ईमानदारी से बोलो, कैंसर का नाम सुना था क्या? हार्ट अटैक को कोई जानता था? कोई इस शुगर डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज, किडनी फेल हो गई, कोई जो सोचता था? कुछ भी नहीं था। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता भाइयों। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव, न तो कारणाभावात् कार्य भाव। कोई आदमी यूं कहे आपको कि भाई बादल बिल्कुल नहीं थे, बारिश बहुत हुई, क्या हो सकता है? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, असंभव है ना? कोई यूं कहे बीमार सब हैं, कारण कुछ भी नहीं, संभव है? बिना कारण के कार्य नहीं। और कारण क्या है? आज गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अनाज, पानी, दूध, जो भी मैं और आप ले रहे हैं, सब में जहर आ गया है। आज से 20 साल पहले पानी की बोतलें कोई लिए फिरता था क्या? कहीं पर भी पानी पीते थे, पानी शुद्ध था। आज मां के दूध में भी यूरिया आ गया। इतना विनाश। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल की तड़पण से बोल रहे थे, जीव जंतु नहीं छोड़े, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, मित्र कीट मर गए, धरती मां जिसको हम माता भूमि पुत्रो आम पृथ्व्या बोलते हैं, अरे मां को इतना जहर दे रहे, इतना छिड़काव कि मां के अस्तित्व को ही नष्ट हमने कर दिया। कितना बड़ा पाप हो रहा धरती के ऊपर। तो इसका हल क्या कोई है? इसका हल है, और हल है प्राकृतिक खेती। मैं आज जो चर्चा करता हूं, मैंने रासायनिक खेती भी की है और मैंने जैविक खेती भी की है। लेकिन ये दोनों खेतियां
पर्यावरण के लिए भी अच्छी नहीं है। इस समय की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की रिपोर्ट, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है और जैविक भी उसमें पूरा सहयोग करती है। वो एक दृष्टि से तो ठीक है कि उसमें ये जहर नहीं है खाने में जो रासायनिक में है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग में कैसे सहयोग करती है उसको सुनो ध्यान से। और आप जितने बंधु सुन रहे हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, साइंटिफिक ढंग से आप इसको समझिए। जब मैंने जैविक खेती की और मैं सफल उसमें पूरा नहीं हुआ, तो मैं गया दोबारा साइंटिस्ट के पास में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिओम जी आज भी हैं। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने आपके कहने से जैविक खेती की, इसमें उत्पादन मेरा क्यों घटा, लागत मेरी क्यों कम नहीं आई, इसका कारण क्या है? रासायनिक में तो पूरा मिलता है, जैविक में पूरा क्यों नहीं मिलता? 3 साल घाटा क्यों सहन करना पड़ता है? मेहनत कम क्यों नहीं होती? तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे 2 यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की वैज्ञानिक की रिपोर्ट दी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, एक हरियाणा में एक पंजाब में। अब वो जो रिपोर्ट दी उसको ध्यान से सुनना, सभी किसान भाई ध्यान से सुनना। जैविक खेती क्या है इससे पता लगेगा। उन रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने जैविक खेती के बारे में लिखा कि इस समय भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान चावल। ठीक है, गेहूं और धान भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में सबसे बड़ा योगदान करती हैं, और इन दोनों फसलों की भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। यह है वैज्ञानिक पद्धति, 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि जैविक खेती से आपने भरपूर फसल लेनी है तो वो कैसे होगी? अब ध्यान करना, 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, और हमने नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब यदि जैविक